what's up? Hope you're doing well. Welcome back to my channel. I'm Sona Verma, and in this video, we proceed to the next topic of Chapter 1 Cold War Era and Non-Aligned Movement. So, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं What is the Cold War? What is the Cold War टॉपिक से पहले के जो टॉपिक्स थे वो गाइस मैंने अपने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने अपलोड कर दिया है. ओके, सो आप मेरे यूट्यूब अकाउंट पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो. सो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट लेट्स गो फर्दर. ओके, सो व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर. तो गाइस कोल्ड वॉर से पहले भी हमारे वर्ल्ड लेवल पे एक इवेंट चल रहा था, या यू राइट, विच इज़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर गाइस एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क, एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कब से कब तक लड़ा गया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारा हुआ था 1939 टू 1945. ये हमारे दो सुपर पावर्स में लड़ाई हुई थी. कौन कौन से थे? पहला सुपर पावर और पावर इनफैक्ट उसे अलाइड फोर्सेस एंड एक्सेस पावर्स. अलाइड फोर्सेस के मेंबर्स हमारे मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, बट फिर भी एक बार बता देते हैं. ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए एंड यूएसएसआर. ओके, सो इस यूएसएसआर को हमारे सोवियत यूनियन भी कहते हैं. ओके, एक्सेस पावर जी आई जे. ओके, जी से जर्मनी, आई से इटली एंड जे से जापान. ओके, जिसमें हमारी विक्ट्री कौन हुई थी? अलाइड फोर्सेस. अलाइड फोर्सेस जीती थी, एक्सेस पावर हारी थी. अलाइड फोर्सेस जीती, बट इनमें से भी क्या कौन जीता? स्पेशली यूएसए एंड यूएसएसआर, क्योंकि ये दोनों तो डिस्ट्रॉय हुए थे. या तो इकोनॉमिक भी हो गया था क्योंकि ये डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेट कर रहे थे, डायरेक्ट ये लड़ाई कर रहे थे. जर्मनी, इटली और जापान मीन्स एक्सेस पावर के खिलाफ ये डायरेक्ट लड़ाई कर रहे थे. इसलिए ब्रिटेन और फ्रांस इन दोनों की इकोनॉमिक वर्स हो गई थी, काफ़ी बेकार हालत हो गई थी इन दोनों कंट्रीज़ की. इसलिए सिर्फ दो ही सुपर पावर्स, दो ही पावर्स जो थी हमारे वर्ल्ड में बचे हुए थे. कौन कौन से? यूएसए एंड यूएसएसआर. ठीक है, ये दोनों ही सुपर पावर बने थे. तो गाइस सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर था उसका आउटकम, उसका रिजल्ट ही हमारा था क्या? कोल्ड वॉर. सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो गाइस था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर उसने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किस कॉन्टिनेंट को करा था? हमारे यूरोप को. यूरोप को उसने काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करा था, बट यूरोप के बाहर भी उसने बहुत सारे रीजन्स को इफ़ेक्ट करा था. कौन कौन से? साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बर्मा, म्यांमार. ठीक है, बर्मा हुआ इस म्यांमार भी कहते हैं. ठीक हो, तो कोल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट था इस साउथ ईस्ट एशिया में भी पड़ा था, चाइना में भी पड़ा था, पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पड़ा था और बर्मा में भी. बट उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो था, सबसे ज़्यादा उसका असर किस पे पड़ा था? कौन से एरिया पे पड़ा था? कौन से कॉन्टिनेंट पे? या यू राइट, यूरोप पे. यूरोप पे उसका काफ़ी ज़्यादा मासिव उसका इम्पैक्ट पड़ा था कोल्ड वॉर का. क्यों? क्योंकि गाइस देख रहे थे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अलाइड फोर्सेस और एक्सेस पावर, दोनों पावर्स को मिला के, दोनों पावर्स में जो चार मेंबर्स थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे? यूरोप से. कौन कौन से? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली तो थे यूरोप के ही. तो वहाँ पे ऑब्वियसली है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा होगा कोल्ड वॉर का. ठीक है, तो गाइस जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी वर्ल्ड में एक इवेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था. कौन सा हुआ था? यू राइट, फर्स्ट
वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था? 1914 टू 1918। तो एज अ पॉलिटिकल स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये दोनों इवेंट्स के डेट प्रॉपरली याद हो, क्योंकि इनको अच्छी तरह से याद करना कि कौन सा इवेंट या मीन्स कौन सा वर्ल्ड वॉर कब हुआ था। ठीक है, तो गाइस आगे चलते हैं। तो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंडिंग ही था हमारे यूएसए और यूएसएसआर का सुपर पावर्स बनना, कोल्ड वॉर का बिगेन होना। ठीक है, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म कैसे हुआ था ये तो सब बताइए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म ऐसे हुआ था कि जब हमारे यूएसए ने हमारे बॉम्बिंग गिरा दी थी। किस पर? बॉम्ब्स गिराए थे, मिसाइल्स गिराए थे, एटम बम्स गिराए थे। किस पे? जापान के दो शहर थे, कौन कौन से? एक था हिरोशिमा एंड दूसरा कौन सा था? नागासाकी। ठीक है, जब यूएसए ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी के बम गिराए, एटम बम्स गिराए, तब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। अब कौन कौन से जब गाइस यूएसए ने इन पे बम गिराए थे ना, उनकी कैपेसिटी थी हमारी 15 to 21 किलोटोन्स। बट अब यूएसए और यूएसएसआर ने कितनी ज़्यादा कैपेसिटी कर ली थी इसकी? 10 to 15,000। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जब 15 to 21 किलोटोन की कैपेसिटी वाले यूएसए ने एटम बम जापान और के हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराए थे, तो वहाँ पे उसका इम्पैक्ट आज तक देखा जा सकता है इन दोनों शहरों पर। इनफैक्ट जापान पे इसका इम्पैक्ट आज तक देखा जा सकता है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता या फिर यूएसए और यूएसएसआर के बीच का जो कोल्ड वॉर था वो हॉट वॉर में चेंज होता और इन बम्स का यूज जो 10 to 15,000 किलोटोन्स के थे, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता। तो ये काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी फॉर्चुनेटली थी कि वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, कोल्ड वॉर जो था हमारा वो हॉट वॉर में चेंज नहीं हुआ। ठीक है, फिर जब यूएसए ने बॉम्ब्स गिराए जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो दो उसके खिलाफ और उसके सपोर्ट में दो पॉइंट ऑफ व्यू आए थे। जो उसके सपोर्टर थे कि बम गिराना चाहिए, जो क्रिटिक्स थे जो आलोचना करते थे कि बम अपने फालतू में गिराया, क्यों गिराया, इसके बारे में दो पॉइंट ऑफ व्यू थे। दोनों ने अपने अपने मत दिए थे, तो देखते हैं कि क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू किस ब्लॉक के थे। ठीक है, सो फर्स्ट सपोर्टर्स एंड क्रिटिक्स। क्रिटिक्स का पहले देखते हैं, आलोचना ही पहले सुन लेते हैं। ठीक है, तो क्रिटिक्स का कहना था कि जापान जो है वो अबाउट टू सरेंडर था, मीन्स जापान जो था वो सरेंडर करने वाला था। अपने बम जो अनयूजुअल गिराया है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, आपने अननेसेसरली जापान पर बम्स गिराए, क्योंकि जापान तो ऑलरेडी सरेंडर करने वाला था। तो आपने बम गिरा के अच्छा नहीं किया, आपने बम फालतू में गिराया। दूसरा उन्होंने क्या कहा कि यूएसए जो है वो स्टॉप करना चाहता है, किसको? यूएसएसआर को अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करने से। कहाँ पर? पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस स्प्रेड करने से। कहाँ पर? एशिया में। मीन्स यूएसए जो है वो यूएसएसआर के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को एशिया में फैलने से रोकना चाहता था, ऐसा क्रिटिक्स का कहना था। तीसरा उनका कहना था कि यूएसए मॉस्को को शो करना चाहता है, मॉस्को को दिखाना चाहता है। मॉस्को मीन्स यूएसएसआर को दिखाना चाहता है कि जो यूएसए है वो सुप्रीम है। ठीक है, उसके ऊपर कोई नहीं है, वो सबसे पावरफुल है, ऐसा क्रिटिक्स का कहना था। बट सपोर्टर्स का क्या कहना था? सपोर्टर्स का कहना था कि बम गिराना काफ़ी ज़रूरी था। ठीक है, बम गिराना काफ़ी ज़रूरी था, नेसेसरी था, इम्पॉर्टेंट था। क्यों? जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर को स्टॉप किया जा सके, एंड किया जा सके। ठीक है, दूसरा इन्होंने तीसरा क्या कहा इन्होंने कि बॉम्ब इसलिए भी इम्पोर्टेंट था गिराना ताकि अमेरिकन लॉस को ख़त्म किया जा सके और ज़्यादा लॉस
ना हो, स्टॉप करा जा सके। ठीक है, अमेरिकन लॉस को रोका जा सके, बॉम्ब्स जो नेसेसरी गिराना इसलिए था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोका जा सके, अमेरिकन लॉस को, प्रॉपर्टी के लॉस को रोका जा सके, ऐसा के सपोर्टर्स का कहना था। क्रिटिक्स का कहना था कि जापान ऑलरेडी सरेंडर करने वाला था। ठीक है, तो आपने अनइम्पॉर्टेंटली अननेसेसरीली आपने बम गिराया। ठीक है, दूसरा यूएसए जो था वो यूएसएसआर को रोकना चाहता था पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करने से, कहाँ पर, एशिया में। और तीसरा उन्होंने कहा क्रिटिक्स ने कि यूएसए मॉस्को मीन्स यूएसएसआर को दिखाना चाहता था कि यूएसए जो है वो वर्ल्ड में सबसे पावरफुल है, सबसे सुप्रीम है। तो इस दोनों जो हमारे सपोर्टर्स और क्रिटिक्स वाले ब्लॉग्स थे, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे थे। तो गाइस ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि सपोर्टर्स और क्रिटिक्स क्या थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए के बॉम्ब गिराने पे, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। तो वैसे चलो आगे चलते हैं। सपोर्टर्स का कहना और क्रिटिक्स का कहना काफ़ी हद तक सही भी था, लेकिन गाइस जो भी मोटो था यूएसए का गिराने का बम जापान पर, लेकिन एक बात तो यही थी कि चाहे कोई भी वैसे ने बम गिराया, चाहे कोई भी मोटो लेके गिराया उसने, लेकिन फिर भी एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कॉन्सिक्वेंस का रिजल्ट यही आया कि हमारा यूएसए और यूएसएसआर जो थे वो सुपर पावर बन गया। ठीक है, इसके अलावा गाइज ये भी था कि सुपर पावर्स भी बने, राइज भी हुआ सुपर पावर्स का, कोल्ड वॉर का भी बिगेन हुआ, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट उस टाइम पे हुई थी वो थी न्यूक्लियर वेपन्स की, जो कि काफ़ी मात्रा में, काफ़ी एक्सेसिव लेवल पे एक्सेसिव उसका प्रोडक्शन हुआ था। काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया था इन्होंने, काफ़ी ज़्यादा एटम बम्स बना लिए थे जो कि काफ़ी हार्मफुल थे। कैसे हार्मफुल थे? क्योंकि अगर कोई भी न्यूक्लियर वॉर होता है तो दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर वॉर्स अपने न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करेगी न्यूक्लियर वॉर्स में। सो काफ़ी एक मासिव डिस्ट्रक्शन होगा पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता था। इसलिए जो न्यूक्लियर वेपन्स की प्रोडक्शन, एक्सेसिव प्रोडक्शन थी, वो काफ़ी हार्मफुल हो गई थी, काफ़ी चैलेंजिंग हो गई थी सुपर पावर्स के लिए। ठीक है, ये काफ़ी हार्मफुल हो गई थी कि अगर कोई भी न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो दोनों ही साइड काफ़ी बुरी तरह से हार्म होंगी, काफ़ी बैडली डिस्ट्रक्ट होंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, र्यून हो जाएंगी काफ़ी बुरी तरह से। कोई भी उसमें ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि किसी एक को विजेता या किसी एक को विनर हम बता सकें। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि भैया डिस्ट्रक्टिव वॉर ना हो, न्यूक्लियर वॉर्स ना हो, तो एक पॉलिसी बनाई इन दोनों ने। क्या था वो? लॉजिक ऑफ डेटरेंस। मीन्स लॉजिक ऑफ डेटरेंस क्या था? सो गाइस लॉजिक ऑफ डेटरेंस ये था कि अगर कोई भी पावर, फॉर एग्जांपल अगर यूएसए जो है हमारी यूएसएसआर पर अटैक करती है, तो यूएसए को नहीं पता कि यूएसएसआर के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स है, कितनी उसके पास वेपन्स की स्टॉक है, आर्म्स की कितनी ज़्यादा स्टॉक है, ये यूएसए को नहीं पता। ठीक है, और उसने अटैक कर दिया तो यूएसएसआर के पास काफ़ी ज़्यादा, अगर यूएसएसआर के पास काफ़ी ज़्यादा स्टॉक हो और वो दोबारा उस पर अटैक कर सकता है यूएसए पर। ठीक है, तो गाइज इसमें यही था लॉजिक ऑफ डेटरेंस का कि अगर एक अटैक करता है तो दूसरे के पास इतनी ज़्यादा मिसाइल्स, इतनी ज़्यादा वेपन्स होते हैं कि वो दोबारा और काफ़ी इफेक्टिवली अपने दूसरे वाले ब्लॉक पर अटैक कर सकता है। तो इसी को हमें कहा लॉजिक ऑफ डेटरेंस। तो गाइज लॉजिक ऑफ डेटरेंस का ये मोटो था कि वॉर्स को प्रिवेंट करना। तो लॉजिक ऑफ डेटरेंस ने वॉर को प्रिवेंट करा, बट वॉर उसने होने नहीं दिया न्यूक्लियर वॉर्स, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की न्यूक्लियर वेपन्स के स्टॉक का तो पता नहीं था। अगर दो एक ने अटैक करा तो दूसरा जरूर करेगा और दोनों का डिस्ट्रक्शन होगा, कोई जीत नहीं पाएगा। लेकिन जो लॉजिक ऑफ डिफरेंस था इन दोनों ब्लॉक्स की दुश्मनी, इनकी राइवलरीज को ख़त्म नहीं कर पाया था। तो गाइस कोल्ड वॉर का एक इम्पॉर्टेंट मिलिट्री फीचर ये था कि जो भी सुपर पावर, ठीक है, या फिर उनके जो अलायंस हैं, वो उनको एक रिस्पॉन्सिबल रहना था, उनको रेशनल रहना जरूरी था। किस चीज़ के लिए? कि अगर वो लॉजिक ऑफ डेटरेंस रिलेशनशिप में है तो उन्हें रेशनल रहना था कि कोई भी वॉर ना हो। ठीक है, वॉर ना हो, वो जहाँ से जहाँ तक वॉर को नेगोशिएट करी, इसके लिए उनको रिस्पॉन्सिबल रहना था कि वॉर ना हो। दे दे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स भी हो रही तो उसमें अटैक में ना चले जाएं, बैठ के अपने सुलझाएं, अग्रीमेंट्स कर लें, लेकिन वॉर नहीं होने, ह्यूमन सर्वाइवल को बचाना है। ऐसा कोल्ड वॉर के
सुपर पावर्स और अलायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो वर्ल्ड में रेशनल रहे, रिस्पॉन्सिबल रहे, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स का डायरेक्ट यूज ना कर दे जिससे ह्यूमन को काफ़ी लॉस हो, ह्यूमनिटी को काफ़ी लॉस हो, ठीक है। तो इसके साथ ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं जो कि एमरजेंस ऑफ दी टू पावर ब्लॉक्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। द एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। तो इसमें हम ये जानेंगे कि दोनों सुपर पावर्स जो थी वो अपने अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रही थी। तो पहली बात हमने ये जान ही रखी है कि जो हमारी दोनों सुपर पावर यूएसए एंड यूएसएसआर दोनों ने कौन सी पॉलिसी अपना रखी थी, एक्सपेंशन की। मीन्स वो वर्ल्ड के हर एरिया में अपना इन्फ्लुएंस फैला रहे थे, अपने एक्सपेंड कर रहे थे अपने एरियाज़ को, ठीक है। तो इसके लिए गाइज उन्होंने एक अलायंस सिस्टम स्टार्ट करा। क्या स्टार्ट करा? अलायंस सिस्टम, जिसके अंदर गाइज जो दोनों सुपर पावर्स यूएसए और यूएसएसआर हैं, दोनों अलग अलग पार्ट्स में वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ को अपने साथ अलाइन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अपने साथ अलाइन कर रहे थे, ठीक है। और स्पेशली उन कंट्रीज़ को अलाइन करते जो इनकी आइडियोलॉजी से मैच करती थी। मीन्स जो यूएसए है वो कैपिटलिज्म फॉलो करने वाली कंट्रीज़ को अपने साथ अलाइन करता था, यूएसएसआर कम्युनिज्म फॉलो करने वाली को, ठीक है। सो गाइस अब सुपर पावर्स की ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि वो छोटे छोटे कंट्रीज़ को अपने साथ अलाइन कर रहे थे, उनको अपने साथ जोड़ रहे थे, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर 3-4 या सारी छोटी छोटी जो कंट्री से एक साथ हो जाए फिर भी वो यूएसए या यूएसएसआर जैसी सुपर पावर्स का मुकाबला नहीं कर सकती थी। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि यूएसए और यूएसएसआर को उनसे अलाइन होना पड़ा था, उनसे जुड़ना पड़ा था। तो फिर इसमें हमें दो बातों को लिए जानना पड़ेगा कि एक तो स्मॉलर स्टेट्स मीन जो कंट्रीज़ अलाइंड हो रही थी इनके साथ, उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा था अलाइन सिस्टम में आने से, और जो सुपर पावर्स है उनको अलाइन सिस्टम में आने से क्या फ़ायदा हो रहा था। तो चलो पहले देखते हैं, पहले हमारे स्मॉलर स्टेट्स को क्या फ़ायदा हो रहा था। स्टेट्स गाइड्स पॉलिटिकल्स में स्टेट्स का मतलब कंट्री भी होता है, नेशन भी होता है, ठीक है। तो स्मॉलर स्टेट्स को देखते हैं कि स्मॉलर स्टेट्स क्या फ़ायदा हो रहा था, उनको क्यों वो अलायंस सिस्टम में आ रहे थे। तो लेट्स स्टार्ट है। सो स्मॉलर स्टेट को गाइस पहली बात तो उनको प्रोटेक्शन मिल रही थी, प्रोटेक्शन मिल रहा था इन कंट्रीज़ को अलायंस सिस्टम में जाने से, वेपन्स मिल रहे थे और इकोनॉमिक एड मिल रही थी, इकोनॉमिक एड, ओके। तो इन कंट्रीज़ को प्रोटेक्शन मिला था सुपर पावर्स की तरफ से, वेपन्स मिल रहे थे, इकोनॉमिक एड मिल रही थी। किसके अगेंस्ट? इनके जो लोकल राइवलरीज हैं, इनके जो रीजनल राइवलरीज, रीजनल दुश्मन हैं इनके, उनके खिलाफ इन्हें प्रोटेक्शन मिल रही थी, वेपन्स मिल रहे थे, इकोनॉमिक एड मिल रहा था इन्हें। ये जो थे ये फ़ायदे किसको हुए थे? स्मॉलर कंट्रीज़ को थे। तो ऑब्वियसली वो अलायंस सिस्टम में एंटर करेंगी, अलायंस सिस्टम के साथ वो जाएंगी ज़रूर, ठीक है। बट जो अलायंस सिस्टम जो था हमारा, अलायंस सिस्टम ने क्या करा? अलायंस सिस्टम एक डेंजर, एक थ्रीट बन गया किसके लिए? हमारे वर्ल्ड के लिए। क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड को डिवाइड करा था दो पार्ट्स में, ओके। एक तो था हमारा ईस्टर्न और एक हमारा था वेस्टर्न, ओके। वेस्ट वाला किसके साथ जाता था? यूएसए के साथ। ईस्ट वाला यूएसएसआर, ओके। तो अलायंस सिस्टम एक थ्रीट बन गया था, कि डेंजर बन गया था हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए। उसने वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, वेस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में। वेस्टर्न जो था यूएसए के साथ जा रहा था, ईस्टर्न यूएसएसआर के साथ, ओके। तो इसने अलायंस सिस्टम ने मेजरली एक कॉन्टिनेंट को डिवाइड करता है। कौन सा? वो था हमारा यूरोप। क्या? यूरोप में को उसने डिवाइड कर दिया था दो पार्ट्स में, वेस्ट यूरोप, ईस्ट यूरोप। वेस्ट यूरोप किसके साथ जाता था? यूएसए के साथ, ठीक है। ईस्ट यूएसएसआर के साथ इन्फ्लुएंस था, ठीक है। इन दोनों पे, इन दो यूएसए ने वेस्ट यूरोप पे इन्फ्लुएंस कर रखा था, वेस्ट यूरोप पे उसने अपना कब्जा बना रखा था, यूएसएसआर ने ईस्ट यूरोप पे इन्फ्लुएंस कर रखा था, ठीक है। इसने यूरोप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। इसलिए अलायंस सिस्टम एक पूरे वर्ल्ड के लिए थ्रीट माना जाता था, क्योंकि वो वर्ल्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, ओके।
तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हमारे जो सुपर पावर्स जो थे उनको क्या फ़ायदा हो रहा था अलायंस सिस्टम में एंटर करने से, अलायंस सिस्टम चलाने से उन्हें क्या फ़ायदा हो रहा था। ओके, सो हमारे सुपर पावर्स को जो बेनिफिट्स हो रहा था उनके बारे में पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट तो उन्हें बेनिफिट क्या हो रहा था, उन्हें रिसोर्सेज मिल रही थी। अब जैसे किसी ने इराक, ईरान, इन सब कंट्रीज़ को अपने अंदर लिया, गल्फ ऑफ कंट्रीज़ को अपने अलायंस सिस्टम्स में एंटर कराया, तो वहाँ से उनको नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल जैसे उनको ऑयल टाइप्स नेचुरल रिसोर्सेज मिल रही थी। सेकेंड क्या था, उनको एरिया मिल रहा था, उनको टेरिटरीज मिल रही थी जहाँ पे वो अपने जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं उनको लॉन्च कर सकते थे। जैसे किसी कोई न्यूक्लियर वेपन करा तो उसकी टेस्टिंग कर सकते थे, कोई मिलिट्री ट्रूप्स को टेस्ट कर सकते थे। ठीक है, तो टेरिटरी मिल रही थी उन्हें। ठीक है, टेरिटरी मिल रही थी जहाँ से फिर वो क्या लॉन्च कर सकते थे, अपने वेपन्स एंड ट्रुप्स। ओके, वो लॉन्च कर सकते थे। थर्ड उनको क्या बेनिफिट हो रहा था, उन्हें लोकेशन मिल रही थी, उन्हें लोकेशन मिली थी जहाँ से वो स्पाई कर सकते थे एक दूसरे पे। ठीक है, ईच अदर पे वो स्पाई कर सकते थे। थर्ड क्या, फोर्थ क्या था, उन्हें उन्हें इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रहा था। ओके, इकोनॉमिक सपोर्ट कैसे, बहुत सारी अलाइज जो थी वो इकट्ठी होकर यूएसए या फिर जो भी सुपर पावर है उसकी मिलिट्री एक्सपेंस कर सकती थी, मिलिट्री के लिए जो भी खर्च हो रहा था उसे उठा सकती थी बहुत सारी अलाइज इकट्ठी होकर। तो इसके थ्रू उनको इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिल रहा था। तो स्मॉलर कंट्रीज को क्या मिल रहा था बेनिफिट, प्रोटेक्शन मिल रही थी, वेपन्स मिल रही थी, इकोनॉमिक एड मिल रही थी। सुपर पावर्स को क्या था, उनको रिसोर्सेज मिल रहे थे, टेरिटरी मिली थी अपने वेपन्स और ट्रूप्स को लॉन्च करने के लिए, स्पाई के लिए एरिया मिल रहा था, लोकेशन मिल रहा था, इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रहा था। ठीक है, ये तो हो गए दोनों की बेनिफिट्स। इसके बाद गाइज सुपर पावर्स ने ऑर्गेनाइजेशन बनाने स्टार्ट करे। ठीक है, तो इन दोनों सुपर पावर्स ने ऑर्गेनाइजेशन बनाने स्टार्ट करे। तो पहले हमारे बनाया यूएसए ने, कौन सा, नेटो। इसका फुल फॉर्म क्या था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो यार नेटो कब बनी थी हमारी, नेटो हमारी बनी थी अप्रैल 4 अप्रैल 1949 में। इनिशियली इसके मेंबर्स कितने थे, 12। ओके, इसके इनिशियली 12 मेंबर्स थे, जिनका मोटो क्या था कि अगर किसी पर भी आर्म्ड अटैक होते हैं, अगर एक पे जो आर्म्ड अटैक हुए हैं, किसी एक पर आर्म्ड अटैक होते हैं, तो ये जो अटैक होगा वो बाकी के रेस्ट ऑफ 11 पे अटैक माना जाएगा। ठीक है, जिनका ये इकट्ठे होकर जवाब देंगे। अगर किसी भी एक कंट्रीज पर अटैक होता है तो वो सारी कंट्रीज, पूरे 12 कंट्रीज पर अटैक माना जाएगा और वो इकट्ठे होकर इसका जवाब देंगे। ये था हमारे नेटो का मोटो। ठीक है, 4 अप्रैल 1945 को 12 मेंबर्स से इसके ये ऑर्गेनाइज हुई थी, ये डिस्कवर्ड हुई थी, फॉर्म्ड हुई थी। ठीक है, प्रेजेंट में इसके 30 मेंबर्स हैं और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स, जो कि बेल्जियम की एक सिटी है। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है प्रेजेंट में, ब्रुसेल्स में, बेल्जियम के ब्रुसेल्स सिटी में है। 30 मेंबर्स प्रेजेंट में इसके हैं। ओके, इसके बाद गाइस आता है हमारा वार्सा पैक्ट। और या नेटो किसने बनाया था, हमारे यूएसए ने बनाया था। नेटो किसने बनाया था, नेटो को यूएसए ने बनाया था। उसके बाद वार्सा पैक्ट आता है। नेटो के जवाब में यूएसएसआर ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वार्सा पैक्ट। ओके, तो वार्सा, ओके, सो ऐसा भी कहा जाता है कि जब हमारी वेस्ट जर्मनी एज अ मेंबर नेटो में ऐड हो गई थी, नेटो में वो ज्वाइन हो गई थी, तो उसके 9 डेज के बाद हमारे जो यूएसएसआर ने
वार्सा पैक्ट का फॉर्म करा, इस वार्सा पैक्ट को बनाया, ठीक है। तो वार्सा पैक्ट कब बनी थी हमारी? 14 मई 1955 में, ठीक है। जिसका कहाँ पर हेडक्वार्टर था? मॉस्को, सोवियत यूनियन में, ओके। मॉस्को में था उसका। 14 मई 1955 को ये फॉर्म हुई थी। बट जैसे ही हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, मतलब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ, तो हमारी जो यूएसएसआर थी वो डिसइंटीग्रेट हो गई थी। डिसइंटीग्रेट हुई थी, इसके बारे में हम सेकेंड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वार्सो पैक्ट भी हमारे उस टाइम पे डिसइंटीग्रेट हो गया। वार्सो पैक्ट भी ख़त्म हो गया। कब ख़त्म हुआ? 1 जुलाई 1991 को ये हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, ओके। क्या हमारा? वार्सा पैक्ट 14 मई 1955 को बना, 1 जुलाई 1991 को वार्सा पैक्ट खत्म हो गया। इसके बाद गाइस हमारे यूएसए ने दो और ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। किस किस के साथ? इसने यूएसए ने हमारे साउथ ईस्ट एशिया में इन्फ्लुएंस करने के लिए, साउथ ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में, साउथ एशिया में उसने इन्फ्लुएंस करने के लिए 2 ऑर्गेनाइजेशन बनाए। एक तो था हमारा सीटो, ओके। सीटो का फुल फॉर्म क्या था? साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ये फॉर्म कब हुई थी हमारी साउथ ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन? 8 सितंबर 1954 को हमारी सीटो जो थी वो एग्जिस्टेंस में आई, वो फॉर्म्ड हुई, ओके। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? बैंकॉक। बैंकॉक इसकी सिटी है भाई, कैपिटल भी थाईलैंड की, ओके। थाईलैंड के बैंकॉक में इसका हेडक्वार्टर सीटो का। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म में आई? 8 सितंबर 1954 को। इसके बाद गाइज यूएसए ने एक और, ये फॉर्म बाई हुई थी यूएसए, ओके। इसके बाद यूएसए ने एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था क्या? सेंटो, ओके। तो ये रहा हमारा सेंटो, ओके। तो इसका ना सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ओके। तो गाइज ये जो था ये हमारे यूएसए ने सेंट्रल एशिया में बनाया था, ठीक है। सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो 24 फरवरी 1955 में बना। 24 फरवरी 1955 में ये बना, ये फॉर्म्ड हुआ सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है? अंकारा, टर्की, ओके। टर्की के अंकारा में इसका हेडक्वार्टर है सेंटो का। तो इसके जवाब सीटो और सेंटो के जवाब में पहले तो उसने नेटो के जवाब में यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट का फॉर्म करा। उसके बाद सीटो और सेंटो के जवाब में उसने क्या करा? यूएसएसआर कम्युनिस्ट चाइना के साथ मिलकर, क्योंकि चाइना भी तो कम्युनिस्ट थी और यूएसएसआर भी कम्युनिस्ट था, तो दोनों ने मिलकर किसके साथ क्लोज रिलेशंस बनाए? फॉर्म करा हमारा क्लोज रिलेशंस किसके साथ करा? हमारे नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक, ओके। सो यूएसएसआर ने कम्युनिस्ट चाइना के साथ मिलकर कोलिशन किसके बनाया? नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, इराक। किसके जवाब में? सीटो और सेंटो के फॉर्मुलेशन में, ओके। तो ये गाइस थे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज जो यूएसए और यूएसएसआर ने कोल्ड वॉर के टाइम पे बनाए थे, जिनमें से जो वार्सा पैक्ट थी वो खत्म हो चुकी थी जब हमारे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। तो हमारी ये वार्सा पैक्ट भी उसी टाइम में खत्म हो गई थी, ओके। सो गाइस एक बात इम्पॉर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम पर्पस के से नेटो, वार्सा पैक्ट, सीटो सेंटर, इन चारों ट्रीटीज़ में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, एटलीस्ट
5 to 6 नेम्स एटलीस्ट आप याद कर लो, जो कि एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री नेटो में आती है, कौन सी वार्सो पैक्ट में आती है, इसलिए एटलीस्ट 5 to 6 आप याद कर लो। ओके, इसकी मैप जो है मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगी, सो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो कि कौन सी कंट्री किस ऑर्गेनाइजेशन किस ट्रीटी में आती है। ठीक है, सो गाइज एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का तो एक इम्पॉर्टेंट आइडियोलॉजिकल रीज़न भी था कि आइडियोलॉजिकल रीजन्स की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिसमें एक कैपिटलिज्म का फॉलो करती थी, एक कम्युनिज्म का। बट कुछ टाइम के बाद ऐसा देखा गया कि जो यूएसए की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म, उसने काफ़ी ज़्यादा लोगों की लॉयल्टी को गेन कर लिया था, कि वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ की लॉयल्टी को गेन कर लिया था कि कैपिटलिज्म है वो कम्युनिज्म से काफ़ी बेटर है। ये पूरा वर्ल्ड में पता चल गया था, पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर्स ने एक तरह से वॉर ऑफ आइडियाज़ को जीत लिया था कि कैपिटलिज्म सुपर पावर से काफ़ी अच्छी है, काफ़ी इफ़ेक्टिव है इन वर्ल्ड को रूल करने के लिए। ठीक है, इसके बाद गाइस जब ये ट्रीटीज़ बन रही थी नेटो और वार्सो पैक्ट, सीटो सेंटो, उस टाइम पे वर्ल्ड में कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जो न्यूली फ्री हुए थे, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे पावर्स से जो न्यूली फ्री हुए थे, जिन्होंने न्यूली फ्रीडम पाई थी, तो उन पे ये प्रेशर बनाया जाता था कि वो भी अलाइन हो इन सुपर पावर्स के साथ। कौन कौन से? यूएसए और यूएसएसआर के साथ वो भी अलाइंड हो। बट उन कंट्रीज़ को क्या फियर हुआ, वो क्या थ्रीट हुआ उन्हें, कि एक तो उन्होंने इतनी स्ट्रगल के बाद फ्री हुए हैं, एक तो इतने स्ट्रगल करा उसके बाद उन्हें फ्रीडम मिली, अब दोबारा से वो इनके साथ अलाइन बन के फिर से इनके साथ कॉलोनी बना लेंगे। एक साइड से तो वो कॉलोनी बना रहे थे, ये इनके ऊपर रूल कर रहे थे, एक साइड से ये कोई भी जो सुपर पावर अलाइन करी थी वो अपने अलाइंड कंट्रीज़ पे उसके फॉरेन ट्रेड अफेयर्स जो भी थे उसके पूरे रिसोर्सेज पे ये कब्जा ही तो कर रहे थे। तो एक तो उन्होंने न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ जो थी, एक तो उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल के बाद फ्रीडम करी, उसके बाद इन अलाइन कंट्रीज़ के साथ उसे लॉस कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसलिए कुछ कंट्रीज जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, गैना, इजिप्ट, ऐसे कुछ कंट्रीज़ के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक फॉर्मेशन बनाई नेम की, ठीक है, जिसको थर्ड वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नाम नॉन अलाइंग मूवमेंट, उन्होंने क्या फॉर्म करा, नेम नॉन अलाइंड मूवमेंट, जिसका क्या मोटो था कि ये ना तो यूएसए के साथ अलाइन होंगी ना यूएसए के साथ, बट ये वर्ल्ड में जो भी पॉलिटिक्स चल रही है उसमें ये पार्टिसिपेट करेंगी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल दूर हो जाएंगी पूरे वर्ल्ड से, ऐसा नहीं, ये उसमें एक्टिव रोल अपना प्ले करेंगी। ठीक है, इनका मोटो था कि ना तो यूएसए में अलाइन होंगी ना यूएसएसआर में, बट दोनों से हेल्प लेंगी जरूर। ठीक है, इजिप्ट, इंडिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, गैना, इनके बारे में नॉन अलाइंग मूवमेंट के बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में। ओके, इसके अलावा उस टाइम पे क्या हुआ, लेट 1950s में चाइना और यूएसएसआर में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्वारल हो जाता है। उसके बाद 1969 में, कब, 1969 में इनके बीच में एक ब्रीफ वॉर भी हो जाता है। तो ये कुछ 3 कॉन्सिक्वेंस जो ट्रीटीज़ बनाई जा रही थी तब टाइम, ये भी कुछ कॉन्सिक्वेंस हुए थे, जैसे लाइक नेम का फॉर्मेशन भी हुआ था, एक क्वेरल हुआ था 1950s में, लेट 1950s में चाइना और यूएसएसआर के बीच में, और एक ब्रीफ वॉर हुआ था चाइना और यूएसएसआर के बीच में ही, कब, 1969 में। ओके, सो इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है अरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट विद इट। अरेनाज ऑफ द कोल्ड वॉर, इस टॉपिक में हम उस एरियाज के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर कोल्ड वॉर का इम्पैक्ट रहा था, जहाँ पर दोनों सुपर पावर्स जो थी वो आमने सामने आई थी। ओके, तो गाइस फर्स्ट ही हमने स्टार्टिंग में चैप्टर के पढ़ा था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जो कि हाई पॉइंट, एक हॉट पॉइंट था
हमारे कोल्ड वॉर का, उसमें बहुत ज़्यादा सीवियरली क्राइसिस हुए थे, उसमें ऐसी कंडीशन बनी थी कि लगा था कि अब वॉर हो जाएंगे, बट कुछ कॉजेज़ की वजह से दोनों कंट्रीज़ ने नेगोशिएट करा था वॉर को। तो इसी की तरह गाइस और भी बहुत सारे क्राइसिस है जहाँ पर दोनों सुपर पावर्स जो थी वो आमने सामने आई थी। तो गाइस ऐसा नहीं है कि कोल्ड वॉर में शूटिंग वॉर्स नहीं हुए, आर्म्ड अटैक नहीं हुए, आर्म्ड अटैक भी हुए, शूटिंग वॉर्स भी हुए, बट कुछ ऐसे कॉजेज हुई जिसकी वजह से उन्होंने एक थर्ड वर्ल्ड को वॉर को लीड नहीं करा, मतलब तीसरा विश्व युद्ध उन्होंने होने नहीं दिया। ठीक है, तो ऐसी क्या क्राइसिस थी, ऐसी कौन कौन सी क्राइसिस थी जहां पर दोनों सुपर पावर सामने सामने आई थी? तो वो ये रही, कोरियन वॉर जो कि कब से कब तक हुआ, 1950 टू 53, बर्लिन वॉर 1958 टू 62, वियतनाम वॉर 1954 टू 75, कॉन्गो क्राइसिस जो हुई थी अर्ली 1960s में हुई थी, अफगानिस्तान वॉर हुआ था 1979 टू 89। तो ये इन सारे क्राइसिस और इन वॉर्स में गाइज दोनों सुपर पावर्स हमारी आमने सामने आई थी, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हुआ था, सिचुएशन इतनी डीप हो गई थी कि कोई भी सुपर पावर्स पीछे नहीं हटना चाहती थी। बट जब भी हम अरीनाज ऑफ द कोल्ड वॉर के बारे में बात करते हैं तो हमें यही एरियाज, हमें इन्हीं जगह पता चल, इन्हीं जगहों के बारे में याद आती कि हाँ भाई यहाँ पे वॉर हुई थी, यहाँ पे दोनों सुपर पावर्स जो थी वो सामने सामने आई थी, बट कुछ कॉजेज की वजह से ये सुपर पावर्स ने इन वॉर्स, इन क्राइसिस में एक न्यूक्लियर वॉर को लीड नहीं करा। इनमें लॉस हुआ, ह्यूमन का लॉस हुआ, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, रिसोर्सेज का लॉस हुआ, कोरियन वॉर, वियतनाम वॉर, काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हुए इन वॉर्स में, बट फिर भी एक न्यूक्लियर वॉर से इसने वर्ल्ड को बचा लिया। इसने एक कुछ सर्टन लिमिट्स थी उसको क्रॉस नहीं करा। ठीक है, तो गैस जब भी क्राइसिस होती थी, वॉर्स होती थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लॉक्स के जो कंट्रीज थी वही नेगोशिएट करती थी, वही मेडिएट करती थी वॉर को। ठीक है, ब्लॉक्स के बाहर की कंट्रीज भी, ठीक है, ब्लॉक्स के आउटर कंट्री भी रोल प्ले करती थी वॉर को नेगोशिएट करने में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी करती थी? नॉन अलाइंड कंट्रीज। ओके, नॉन अलाइंड कंट्रीज में एक एग्जाम्पल दिया है हमें बुक में, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था। कौन से वॉर को नेगोशिएट करने में, कौन से वॉर में मेडिएट करा था उन्होंने? बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था। या यू राइट, कोरियन वॉर में एक क्रूशियल रोल प्ले करा वॉर को मेडिएट करने में। ठीक है, इसी के तरह हमारे यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो थे उन्होंने एक बहुत ही क्रूशियल रोल, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा था किसको मेडिएट करने में? कॉन्गो क्राइसिस में। ओके, तो गाइस ऐसा नहीं था कि सिर्फ ब्लॉक्स वाली जो कंट्रीज थी वही वॉर को नेगोशिएट करती थी, आउटर भी कंट्रीज जैसे नॉन लाइन कंट्रीज थी, यूएन के सेक्रेटरी जनरल्स होते थे, ये लोग कंट्रीज भी या ये लोग भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे इन क्राइसिस, इन वॉर्स को मेडिएट करने में। ठीक है, तो गाइस फिर इन वॉर्स, इन क्राइसिस के बाद सुपर पावर्स को ये रियलाइज़ हो गया था कि उन्हें वॉर्स को नेगोशिएट करना है, अवॉइड करना है, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छी, एक रिस्पॉन्सिबल, अपनी एक रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर को शो कर सकें, एक रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, जिससे जो हमारे कोल्ड वॉर का एरेनास था वो एक जगह से दूसरी जगह बैठता जा रहा था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे लॉजिक ऑफ रिस्ट्रेंट, मतलब प्रतिरोध की जो पॉलिसी थी, मीन्स रोकने की, वॉर्स को रोकने की जो पॉलिसी की काफ़ी इंपॉर्टेंस आ गई थी। वैसे जो कोल्ड वॉर था हमारा, उसने दोनों सुपर पावर्स की राइवलरीज को, तो कौन कौन सी सुपर पावर्स? यूएसए एंड यूएसएसआर की जो राइवलरीज थी
इसको तो नहीं रोका, ठीक है, इसको तो वो खत्म नहीं कर सका। दोनों कंट्रीज में, दोनों सुपर पावर्स में सस्पिशन, दोनों सुपर पावर्स में ट्रस्ट नहीं था एक दूसरे पे। वो एक दूसरे पर शक करती थी कि भैया कभी भी वॉर्स होता है, इसलिए वो हमेशा आर्म्ड स्टॉक अपना बनाए रखती थी, हमेशा आर्म्ड स्टॉक अपना बनाए रखती थी, हमेशा मिलिट्री प्रिपेयर्ड रहती थी उनकी, कभी भी वॉर हो सकता है तो वो जवाब अच्छी तरह से दे सके। तो सो कभी भी वॉर हो सकता है वो जवाब दे सके। जो मिलिट्री थी, कोई भी सुपर पावर्स अपने आर्म्ड स्टॉक अच्छी तरह से बनाए रखती थी। लेकिन गाइस इस आर्म्ड रेस में उन्होंने इतने ज़्यादा एटम बम्स, न्यूक्लियर वेपन्स इतने ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिए कि उनके लिए यही एक बहुत बड़ी क्वेश्चन बन गया कि भैया वो न्यूक्लियर वेपन्स ही उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। कैसे, चलो देखते हैं। ठीक है, अगर यूएसए ने, फॉर एग्जांपल अगर यूएसए ने यूएसएसआर पर अटैक करा तो यूएसए को ये नहीं पता कि यूएसएसआर के पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सो यूएसए भी अपना एटम बम्स जो थी, अपने न्यूक्लियर वेपन्स थी, उसको हाईली लेवल पे प्रोड्यूस करने लगा। जितनी से ज़्यादा उसने प्रोडक्शन करी न्यूक्लियर वेपन्स की, सेम यूएसएसआर ने भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करी। तो एक आर्म्ड कंपटीशन, एक वेपन कंपटीशन दोनों में चल गया भैया कि हमारे ज़्यादा रखने हैं, हमें ज़्यादा स्टॉक रखना है। तो इससे अगर वॉर हो सकता था तो कोई भी कंट्रीज़ अपने सामने वाली कंट्रीज़ के वेपन्स के स्टॉक को मिस कैलकुलेट कर सकती थी। सो गाइस जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स इन्होंने प्रोड्यूस करा, वो सबसे बड़ा चैलेंज इनके सामने कैसे बना, वो ऐसे कि इनके सामने एक क्वेश्चन आए रेज हुए कि अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाए, अगर कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाता तो ये क्या करेंगे। अगर किसी मिस्टेक से मिसाइल लॉन्च हो जाए, गलती से अगर मिसाइल जो है हमारी वो लॉन्च हो जाए, या फिर किसी सोल्जर ने मिसीवली इसको लॉन्च कर दे, तो क्या होगा, सामने वाली कंट्री को कैसे पता चलेगा कि ये वॉर के लिए नहीं करा गया था, ये गलती से मिसाइल लॉन्च हुई है। तो गाइस इसको स्टॉप करने के लिए, कोई एक्सीडेंट ना हो न्यूक्लियर, कोई मिसयूज़ ना हो न्यूक्लियर वेपन्स का, मिसाइल्स का, तो गाइस दोनों सुपर पावर्स ने एक साथ मिलकर न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स पर, कौन कौन सी, न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर वेपन्स पर कुछ लिमिटेशंस लगाई, कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करा। अब वो क्या क्या चीज़ें थी, इन्होंने क्या क्या करा, चलो देखते हैं आगे। दोनों सुपर पावर्स ने हमारे वेपन्स को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बेस्ट तरीका निकाला कि वो क्या कर रहे थे, आर्म्स को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, मतलब ज़्यादा ना तो प्रोडक्शन करेंगे, ना ही यूज़ करेंगे हमारे न्यूक्लियर आर्म्स का, न्यूक्लियर वेपन्स का। इसके लिए गाइस उन्होंने इसको इनिशिएट कब करा, इसको स्टार्ट कब करा, उन्होंने अर्ली 1960s में बहुत सारे ट्रीटी साइन करी, स्पेशली 3 इंपॉर्टेंट ट्रीटी उन्होंने एक दूसरे में साइन करी, जिससे आर्म्ड कंट्रोल किया जा सकता था, जिससे न्यूक्लियर एक्सीडेंट के खतरे से बचा जा सकता था। अब वो कौन कौन सी थी, चलो देखते हैं। फर्स्ट जो थी वो थी LTBT, LTBT। सेकेंड NNPT। थर्ड थी ABMT। LTBT कौन सी थी, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। NNPT नॉन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। तो कैसी जो ट्रीटीज थी, अग्रीमेंट्स थी, इनके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी। तो बट इसमें आप यही ध्यान दीजिए कि इन तीनों ट्रीटी का मोटो यही था कि आर्म कंट्रोल किया जा सके, बैलेंस किया जा सके, न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सेसिव मिसयूज़ ना हो इसका, या फिर एक्सेसिव प्रोडक्शन ना हो इन सब की। तो इन ट्रीटीज़ का मोटो बस यही था। इसके अलावा गाइस दोनों सुपर पावर्स ने और बहुत सारे टॉक्स करे, साइन करे एग्रीमेंट्स को, ताकि वो एक आर्म्ड कंट्रोल कर सके, आर्म्स को लिमिट दे सके। तो गाइस इसके साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और मैं इस वीडियो का एंड यही करती हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन and do subscribe and share it with your friends, okay? And yeah guys, if you want note of this chapter, then you go to my Insta
देन यू गो टू माई इंस्टा ID, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। वहाँ से आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। सो नोट्स की चिंता मत करना, नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।